दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट अपन ने स्टार्ट कर रखे थे और आज ऑनलाइन टेस्ट नंबर 13 कंप्लीट हुआ है। ये उसी की आंसर की है और आज का जो अपना टॉपिक था वो भी पावर सिस्टम से ही रिलेटेड था। पावर सिस्टम से रिलेटेड एक टेस्ट पहले हुआ था जिसमें इलेक्ट्रिकल जनरेशन और ट्रांसमिशन था, जबकि और एनर्जी रिसोर्सेज भी थे। जबकि ये अपना सेकंड टेस्ट है, इसमें इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, केबल, सर्किट ब्रेकर, स्किन इफेक्ट, कोरोना और लाइटनिंग अरेस्टर से संबंधित क्वेश्चन इसमें है। दोस्तों अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो आप इस कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से संबंधित आपको इसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। सभी क्वेश्चन डिटेल से एक्सप्लेन भी किए जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे, ऐसी भी उम्मीद है। यदि आपने टेस्ट दिया है तब भी इस कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखें। जो क्वेश्चन आपके गलत हुए उनका भी उत्तर आपको कारण सहित पता लगेगा, और जो क्वेश्चन आपके सही हुए उनमें भी आप कारण सहित जान पाएंगे कि ऐसा ही था। दोस्तों चैनल पर नए हो या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऑनलाइन टेस्ट अपने स्टार्ट कर रखा है, जिसने भी ज्वाइन किया है तो ये टेस्ट नंबर अपना 13वां था। आज 18 जून 2020 को ये टेस्ट हुआ है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अपना है कि चालक में त्वचा प्रभाव किसके समानुपाती होता है। स्किन इफेक्ट को हिंदी में त्वचा प्रभाव या सतह प्रभाव के नाम से जानते हैं। सवाल पूछा गया कि स्किन इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टर्स, यानी वो चालक के किसके समानुपाती होती है। त्वचा प्रभाव यानी स्किन इफेक्ट जो होता है ये फ्रीक्वेंसी, चालक का व्यास, चालक की आकृति और चालक की चुंबकशीलता, इन घटकों पर ज़्यादातर निर्भर करता है। अब इसमें जितने भी दिए वो चालक के व्यास से संबंधित दिया, तो याद रखें जो त्वचा प्रभाव है वो डायामीटर के स्क्वायर के समानुपाती है। चालक के व्यास जो होता है उसके वर्ग के समानुपाती है, यानी जितना मोटा चालक होगा, व्यास जितना अधिक होगा, स्किन इफेक्ट उसमें उतना ही अधिक होगा। इसीलिए हम ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लाइन में पतले पतले चालकों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि लाइन विद्युत रोधकों के बीच में क्रीपेज दूरी का मान कितना होना चाहिए जब अधिक भीड़ का क्षेत्र हो। व्हाट शुड बी द क्रीपेज डिस्टेंस बिटवीन लाइन इंसुलेटर इन कंजेस्टेड एरिया। कंजेस्टेड एरिया, देखो क्रीपेज डिस्टेंस का मतलब क्या है। सबसे पहले तो आपको यही समझना है। क्रीपेज डिस्टेंस होती है इंसुलेटर का जो पार्ट होता है, डिस्क होती है, उनके बीच में ये जो गैप होता है ये कितना होना चाहिए, और उस कंडक्टर के सापेक्ष ये गैप कितना होना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि इंसुलेटर कैसी कंडीशन में लग रहा है। अगर बिल्कुल बिल्कुल ओपन एरिया में लगता है तो 16 mm पर किलोवोल्ट के हिसाब से है, जबकि कंजेस्टेड एरिया में अगर है तो 25 mm प्रति किलोवोल्ट के अकॉर्डिंग आपको गैप रखा जाना चाहिए। इसी तरह से कम भीड़ का है तो 20 mm, मीडियम लेवल की भीड़ भाड़ अगर रहती है तो 22 mm क्रीपेज डिस्टेंस वहाँ पर होनी चाहिए। और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि मुर्रे लूप परीक्षण से जांच की जाती है। केबल में 3 तरह के टेस्ट होते हैं, मुर्रे लूप, वार्ले लूप और फिशर टेस्ट। ये तीनों टेस्ट एक जैसे ही होते हैं। इनके अलावा एक और होता है और वो है ब्लेवियर टेस्ट। ब्लेवियर टेस्ट बताते हैं कि मोस्टली ओपन सर्किट के लिए लेते हैं, जबकि मुर्रे लूप परीक्षण, वार्ले लूप परीक्षण और फिशर टेस्ट ये केबल में ग्राउंड और शॉर्ट सर्किट की जांच के लिए किए जाते हैं। बोथ द ग्राउंड फॉल्ट एंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, इनके लिए हम केबल में इन टेस्ट को उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि चाप विलुप्त होने के बाद संपर्क के आर पार क्षणिक वोल्टता को क्या कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ने होंगे, तभी अच्छे से क्वेश्चन आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन है कि द ट्रांजिएंट वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस द कॉन्टैक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटेंसिंग इज कॉल्ड, यानी जब आर्क तुरंत समाप्त हुआ ही है सर्किट का
कॉन्टैक्ट जब मेक और ब्रेक होता है सर्किट ब्रेकर का, उस दौरान आर्क उत्पन्न हुआ था। वो जैसे ही आर्क विलुप्त होता है तो उसके बाद में जो कॉन्टैक्ट के आर पार एक ट्रांजिएंट वोल्टेज जो आती है, इंस्टेंट वोल्टेज आती है, तो उसका नाम री स्ट्राइकिंग वोल्टेज होता है। ये थोड़ा सा री और स्ट्राइकिंग अलग अलग लिखा हुआ है, जबकि ये पूरा शब्द एक साथ होना चाहिए था। री स्ट्राइकिंग वोल्टेज अपन इसको बोलते हैं। बी ऑप्शन इसके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी डीसी संचरण लाइन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डीसी ट्रांसमिशन लाइन? डीसी में ट्रांसमिशन लाइन तीन तरह की देखने को मिलेगी, मोनोपोलर, होमोपोलर और बाइपोलर। तो ये तीनों तो डीसी की ट्रांसमिशन लाइन है, इसलिए ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों तो है। ऑप्शन क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। मोनोपोलर, होमोपोलर और बाइपोलर, इनके लिए मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वीडियो कंप्लीट आपको मिल जाएगा। फिर भी एक बार हम और इसको समझ लेते हैं। मोनोपोलर का मतलब होता है कि इसमें एक ही वायर जाता है, और मोनोपोली ये रहती है कि नेगेटिव वायर जाता है, पॉजिटिव नहीं भेजते ये कभी भी। जो बाइपोलर होता है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जाते हैं, सिंपल ट्रांसमिशन लाइन होती है। होमोपोलर में क्या होता है कि एक साथ अनेक तारें इसमें जाती है, लेकिन जो पॉजिटिव है वो एक से अधिक एक साथ जाते हैं, और सबका कॉमन एक ग्राउंड वायर जो होता है वो रिटर्न के रूप में वर्क करता है। तो ये तीनों डीसी की ट्रांसमिशन लाइन है, इसलिए ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। अच्छा, इस ऑप्शन का मतलब ये नहीं है कि इनमें से कोई भी डीसी की ट्रांसमिशन लाइन नहीं है। ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों तो डीसी की है। अगर कोई चौथा नाम अलग होता तो हम वो करते कि ये डीसी की ट्रांसमिशन लाइन नहीं है। इनमें से कोई नहीं, इस शब्द का मतलब ये नहीं है कि ये तीनों डीसी की ट्रांसमिशन लाइन नहीं है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक चालक की सतह पर यानी सरफेस पर उसके मध्य भाग यानी कोर की अपेक्षा अधिक धारा का प्रवाह होता है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? द कंडक्टर कैरीज मोर करंट ऑन द सरफेस इन कंपेरिजन टू इट्स कोर, व्हाट इज दिस फेनोमेना इज कॉल्ड? ये फेनोमेना त्वचा प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में हम इसको स्किन इफेक्ट बोलते हैं। कोरोना है चालक के चारों ओर की एयर ब्रेकडाउन हो जाना। फेरेंटी प्रभाव है रिसीविंग एंड पर वोल्टेज सेंडिंग एंड की अपेक्षा अधिक हो जाना। और प्रोक्सिमिटी प्रभाव है समीपता प्रभाव, जो पास के चालक को धारा को प्रभावित करता हो, एक दूसरे के पास में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न तनाव केबल का उपयोग कहाँ तक करते हैं? निम्न तनाव को इंग्लिश में लो टेंशन बोलते हैं, शॉर्ट में एलटी बोलते हैं। एलटी केबल 1 किलो वोल्ट तक हम काम में लेते हैं, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। फिर आता है एचटी जो 11 किलो वोल्ट तक होती है। फिर आता है एसटी जो सुपर टेंशन है तो 33 किलो वोल्ट तक। और फिर आती है अपनी ईएचटी यानी एक्स्ट्रा हाई टेंशन जो 66 किलो वोल्ट वाली होती है। चारों को याद रखें, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SF6 सर्किट ब्रेकर में क्या होता है? ये सर्किट ब्रेकर का प्रकार है और इसमें सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस भरी जाती है जिसका नाम SF6 है। तो SF6 के जो कॉन्टेक्ट होते हैं, फिक्स और मूविंग दोनों, वो दोनों कॉन्टेक्ट ही होलो कंडक्टर होते हैं, या यूँ कहें कि होलो होते हैं यानी खोखले होते हैं। सवाल यही पूछा गया था कि दोनों की पोजीशन कैसी कैसी होती है। क्वेश्चन मैं आपको एक बार पूरा दिखा देता हूँ हिंदी और इंग्लिश में। ये है ऑप्शन आपके सामने, तो हम इसमें डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। बोथ फिक्स एंड मूविंग कॉन्टेक्ट आर होलो, दोनों खोखले होते हैं। और नेक्स्ट अपन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है SF6 गैस का पूरा नाम, तो ये तो अभी ऊपर के क्वेश्चन में हमने रिपीट कर ही दिया था। पूरा नाम होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि पिन टाइप इंसुलेटर आमतौर पर से अधिक उपयोग नहीं किया जाता। पिन इंसुलेटर ट्रांसमिशन लाइन में भी लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में भी लगता है, लेकिन 33 किलो वोल्ट तक ही हम इसका उपयोग करते हैं। 33 kV से अबोव पिन इंसुलेटर का उपयोग हम नहीं करते। इसके बाद में अगर ट्रांसमिशन लाइन है तो उसमें हम डिस्क इंसुलेटर का उपयोग करते हैं, जिसको स्ट्रिंग इंसुलेटर, सस्पेंशन या लिंक इंसुलेटर भी बोलते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से किस
सर्किट ब्रेकर की वोल्टेज रेंज सबसे कम है। अगर अकॉर्डिंग टू वोल्टेज रेंज इसमें देखा जाए तो सबसे कम रेंज का तो अपना ACB होगा। ACB का मतलब है एयर सर्किट ब्रेकर। अब इसको पूरी तरह से इन्होंने लिख दिया कि एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, क्योंकि जो आर्क क्विंचिंग मीडिया इसमें है ना, जो आर्क का समन करता है वो इसमें प्राकृतिक वायु ही होती है, इसलिए इसको इन्होंने क्या लिखा है, एयर ब्रेक लिखा है। हम ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। और एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर भी होता है जिसको हम ABC भी बोलते हैं। और ऑयल सर्किट ब्रेकर यानी OCB जो है वो भी होता है। और आजकल OCB के तो अलग अलग प्रकार भी बहुत आने लग गए, जैसे मिनिमम ऑयल, मैक्सिमम ऑयल, इनमें भी डबल ब्रेक ऑयल, सिंगल ब्रेक ऑयल अलग अलग तरह से आते हैं। तो 11 किलोवोल्ट क्षमता तक मैक्सिमम अपन इसको OCB को काम में ले सकते हैं। जो ACB होता है लगभग इस एयर सर्किट ब्रेकर जो अपना है ये 660 वोल्ट तक ही काम में आता है। हालांकि करंट रेटिंग तो बहुत होती है बट वोल्टेज रेंज इसकी कम होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित वितरण प्रणालियों में से सबसे अधिक विश्वसनीय प्रणाली कौन सी है। यानी मोस्ट रिलायबल प्रणाली का प्रकार जो है, या यूँ कहें कि सबसे अधिक काम में हम जिसको ले रहे हैं, तो रिंग सिस्टम सबसे अधिक काम में लिया जाता है। रिंग प्रणाली ही उपयोग में अपन लेंगे। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि उच्च वोल्टता केबल में इंसुलेशन के लिए प्रयुक्त सामग्री कौन सी होती है। हाई वोल्टेज के जो भी केबल होते हैं उनमें पेपर जो है वो इंसुलेशन के रूप में सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। हालांकि ये सामान्य कागज़ नहीं होता, इसको इंग्लिश में हम इम्प्रेग्नेट पेपर बोलते हैं, अंतर्भरित कागज़ के नाम से ये जाना जाता है। और जैसा कि आपको शायद नाम का भी पता होगा, बड़ी केबल जो अपने होती है जैसे पिलकस्टा और पिलक डट्टा, यानी पेपर इंसुलेटेड लेड कवर्ड सिंगल टेप्ड आर्मर्ड केबल और डबल टेप्ड आर्मर्ड केबल, ये अपने दो तरह की केबल होती है जो हाई वोल्टेज पर हम काम में भी लेते हैं। इनमें इंसुलेशन के रूप में कागज़ यानी पेपर ही उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब RCC का पोल हो तो दो पोल के बीच में स्पान यानी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। दोस्तों इसका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आंसर, अभी भी मैं आपको बताऊं। इंटरनेट पर और लगभग एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें 80 से 100 मीटर को सही माना जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू निम्मी बुक हम बात करें तो 60 से 100 मीटर इसकी डिस्टेंस मानी जाती है। तो हम निम्मी के अकॉर्डिंग ही आंसर को सही मानेंगे, क्योंकि अगर हमें एग्ज़ाम में ऑब्जेक्शन भी राइज करना है तो ऑब्जेक्शन राइज करने के लिए हमें तो एक स्टैंडर्ड ऑथेंटिकेशन का हमें ऑब्जेक्शन देना होता है, तो हम निम्मी का ऑब्जेक्शन दे सकते हैं 60 से 100 मीटर इसमें दूरी रहेगी। सभी पोल की आप ज़रूर याद रखें, जैसे टावर है तो 100 से 300 मीटर है, लकड़ी के पोल है तो 40 से 50 मीटर है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि लीकेज करंट से बचाव के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता। लीकेज करंट से बचाव करने के लिए हम जिन सर्किट ब्रेकरों का उपयोग करते हैं उनमें पहले प्रचलित थी ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसके वर्तमान में मॉडिफाइड रूप जो चल रहे हैं वो है RCCB और RCD यानी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, और RCD यानी रेजिडुअल करंट डिवाइस। तो ये तीनों अपन एक ही इनका सिद्धांत होता है, तीनों का कार्यप्रणाली कार्य सिद्धांत। तो अपन MCCB का उपयोग नहीं करते, इसका पूरा नाम होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। और ये ओवरलोड प्रोटेक्शन तो ज़रूर हमें दे देती है, लेकिन अर्थ लीकेज से इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं होता। तो MCCB की ओर हम जाएंगे। ELCB, RCCB और RCD इन तीनों का उपयोग हम करते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि केबल में अंतर कवचिंग का उद्देश्य क्या है। इंटरसीथ ग्रेडिंग बोलते हैं इसको। केबल में पोटेंशियल ग्रेडियंट चलता है, विभव की प्रवणता होती है, या फिर मैं ये कहूँ कि प्रतिबल होता है वोल्टेज का। ये हर जगह होगा, चालक पर भी होता है, केबल में भी होता है। वोल्टेज का प्रतिबल चालक सतह पर सबसे अधिक होता है जब यदि वो बिना इंसुलेशन के हो, जैसे ओवरहेड ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो तो। इसी तरह से अंडरग्राउंड केबल में हम बात करें तो चालक की कोर और जो सबसे पहले उसकी सरफेस होती है इंसुलेशन वाली, उन दोनों आवरण के बीच में
सबसे अधिक स्ट्रेस वहाँ पर पाया जाता है। उस स्ट्रेस को हम इक्वलाइज कर सके, एक समान डिस्ट्रीब्यूट कर सके, इसलिए हम इंटरशीथ ग्रेडिंग केबल पर अप्लाई करते हैं। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, उचित प्रतिबल वितरण उपलब्ध करवाना, प्रोवाइड प्रॉपर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक पोल को सामान्यतः गर्त में उसकी लंबाई के तक गहराई तक स्थापित किया जाता है। यानी पोल को हम जमीन में कितना लगाते हैं, पिट यानी गड्ढा होता है या गर्त बोलते हैं, तो पोल अपनी टोटल हाइट या यूं कहें कि टोटल लेंथ का 1/6 यानी 1/6 भाग जमीन में लगाया जाता है। मान लीजिए कि कोई 60 मीटर हाइट का पोल है, तो ये 10 मीटर ज़मीन में होगा, 50 मीटर ज़मीन से ऊपर होगा। लगभग इस तरह का रेशो रखा जाता है। अगला क्वेश्चन वीसीबी का पूरा नाम पूछा था, तो सर्किट ब्रेकर का प्रकार है। इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है सबका सही भी हुआ होगा। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर अपन इसको बोलते हैं। 4-5 सर्किट ब्रेकर ऊपर के ऑप्शन में आए थे, वहाँ कंप्लीट हो गए थे पूरे नाम। लगभग 8 से 10 सर्किट ब्रेकर है जिनके पूरे कंप्लीट नाम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि ACSR तार में स्टील तार का कार्य क्या है। इसमें दोस्तों 4 क्वेश्चन बनते हैं, हमने एक ही दिया था, सभी क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो है कि पेपर में इसका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। ACSR तो पूरा नाम होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, यानी एल्यूमिनियम और स्टील दो मिलकर के एक तार का निर्माण कर रहे हैं, जहां एल्यूमिनियम के तार कंडक्टर के रूप में जबकि स्टील के तार रेनफोर्स्ड के रूप में वर्क करते हैं। यानी एल्यूमिनियम वाले का पर्पज है धारा का चालन करना, जबकि बीच में जो स्टील वाले हैं उनका काम है यांत्रिक सुरक्षा उनको प्रदान करना, यानी प्रोवाइड एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जो एल्यूमिनियम के तारों में यांत्रिक सामर्थ्य था उसको और मजबूत कर देते हैं, वो तार जल्दी से टूटते नहीं हैं। और भी इसमें क्वेश्चन आते हैं तो याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए ACSR तार है और इस पर लिख दिया उन्होंने 27/4, तो इसका मतलब ये है कि इसमें 27 एल्यूमिनियम के हैं और 4 जो है वो बीच में स्टील के तार है। इस तरह से होते हैं। ACSR तार के बारे में ध्यान रखिएगा, यहाँ तार का साइज या व्यास या संख्या उसका संकेत नहीं होता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि कोरोना के परिणाम स्वरूप ओजोन की उपस्थिति हानिकारक होती है, क्यों। यानी कोरोना है तो इससे ट्रांसमिशन लाइन में जब ओजोन की उपस्थिति होती है तो वो हानिकारक होती है, लाभदायक नहीं मानते उसको। लाभदायक क्यों नहीं है, क्योंकि इसी कोरोना की जो ओजोन उत्पन्न हुई थी उस ओजोन के कारण जो चालक तार होती है उन पर कोरोजन हो जाता है, संक्षारण हो जाता है, तो चालक जो है उनकी लाइफ कम हो जाती है। बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, इससे चालक पर संक्षारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि लो वोल्टेज के सर्किट ब्रेकर की वोल्टेज रेटिंग सदैव इससे कम होगी। लो वोल्टेज के सर्किट ब्रेकर हमेशा 1000 वोल्ट से कम रेटिंग वाले ही होंगे और इसमें अपना MCB, ACB, ELCB इस तरह के सर्किट ब्रेकर आएंगे। तो 1000 वोल्ट से कम की रेटिंग इन पर होती है। सिंगल फेज 3 फेज दोनों में इनका उपयोग हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब एक डिस्ट्रीब्यूटर का चयन किया जाता है या डिस्ट्रीब्यूटर को डिज़ाइन किया जाता है, डिज़ाइन करने का मतलब है उसको बना रहे हैं, पैनल तैयार कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा घटक मुख्य रूप से विचारणीय होता है। डिस्ट्रीब्यूटर का आकार हमेशा वोल्टेज ड्रॉप के अकॉर्डिंग ही चूज किया जाता है, जबकि फीडर का आकार अगर होता तो करंट कैरिंग कैपेसिटी, धारा वहन क्षमता के अकॉर्डिंग होता है। डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो सप्लाई आगे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जिनसे कि उपभोक्ता के सर्विसमैन्स के लिए टेपिंग निकाली जानी है, उसे डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है और इसका सिलेक्शन वोल्टेज ड्रॉप के अकॉर्डिंग किया जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि किस प्रकार के इंसुलेटर पर यांत्रिक परीक्षण किया जाता है। मैकेनिकल टेस्ट इज डन ऑन विच टाइप ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर पर कई तरह की टेस्टिंग होती है और इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेस्ट भी आप बोल सकते हो और शॉर्ट में हम इसको मैकेनिकल टेस्ट भी बोलते हैं। इंसुलेटर की रेटिंग के अकॉर्ड जो मान होता है उसका 250% अतिरिक्त वोल्टेज 1 मिनट के लिए देते हैं
ये देखा जाता है कि क्या इंसुलेटर पंचर होता है या नहीं, और ऐसा केवल सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में ही होता है। बड़े इंसुलेटर जो होते हैं ट्रांसमिशन लाइन के, उनमें किया जाता है। सी ऑप्शन रहेगा, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर पर मैकेनिकल टेस्ट किया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन कि कोरोना है क्या। तो चालक तार पर अभी हम बात कर रहे थे। चालक तार के चारों ओर वायु जो होती है वो इंसुलेशन के रूप में वर्क करती है, लेकिन जब वोल्टेज का मान बढ़ता जाता है तो चालक की सतह पर लगने वाले प्रतिबल का मान भी बढ़ता जाता है, जिससे उस चालक के चारों ओर की एयर यानी वायु ब्रेक डाउन हो जाती है और वो भी उस चालक का एक अंग बन जाती है, भाग बन जाती है, जिससे चालक का प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है। चालक की जब चारों ओर की एयर कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाती है तो इसी प्रभाव का नाम कोरोना है। सामान्यतः 30 किलो वोल्ट या इससे अबव पर कोरोना के चांसेस अधिक होते हैं। लाइन वोल्टेज पर डिपेंड करता है, लाइन की आकृति पर भी डिपेंड करता है, वातावरण पर सबसे अधिक कोरोना डिपेंडेड होता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी युक्ति त्वरित अति वोल्टेज से प्रोटेक्शन देगी। कौन सी डिवाइस है जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटनिंग ओवर वोल्टेज यानी त्वरित या सर्ज के कारण अचानक जो मान में वृद्धि होगी उनमें हमें प्रोटेक्शन कौन कौन देगा। तो लाइटनिंग अरेस्टर या सर्ज डाइवर्टर ही होते हैं जो हमें प्रोटेक्शन देते हैं, और लाइटनिंग अरेस्टर के कई प्रकार होते हैं, जैसे रोड गैप, हॉर्न गैप, मल्टीपल गैप, स्पेयर गैप और सर्ज डाइवर्टर। तो क्वेश्चन का ऑप्शन तो हम करेंगे डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिपथ विच्छेदक के चाप के संपर्क किसके बने होते हैं। सर्किट ब्रेकर के आर्किंग कॉन्टेक्ट किसके बने होते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पहले भी कई बार ये आ चुका है आपके सामने। कॉपर टंगस्टन मिश्र धातु के होते हैं, ये तांबा और टंगस्टन दोनों को मिला करके बनाते हैं। बी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परिपथ वियोजक सामान्यतः प्रचालित हो जाता है, सर्किट ब्रेकर कब ऑपरेट होता है। देखो, सर्किट ब्रेकर करंट इंटरप्टिंग डिवाइस है, ये भी ध्यान रखें, धारा में बाधा उत्पन्न करने वाली डिवाइस है। कंट्रोलिंग डिवाइस में भी आएगी, प्रोटेक्शन डिवाइस में भी आएगी। नॉर्मल अवस्था में हम इसको ऑन और ऑफ इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब फॉल्ट आएगा तो ऑटोमेटिक भी ट्रिप हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में हम इसको ऑफ कर सकते हैं, और फॉल्ट कंडीशन अगर आती है तो ये ऑटोमेटिक भी ऑफ हो सकता है। सामान्यतः सर्किट ब्रेकर तब ऑपरेट होता है जब लाइन में कोई दोष उत्पन्न हो, व्हेनेवर फॉल्ट इन द लाइन ऑक्यूर्स। जब दोष उत्पन्न होगा तुरंत प्रचालित हो जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि सिरोपरि संचरण लाइन की अपेक्षा केबल के लाभ क्या है। यानी ओवरहेड जो ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन है उसके कंपैरिजन में केबल से हमें कौन सा बेनिफिट मिलता है। केबल का ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से मात्र एक ही लाभ है जो तुलना करने पर हमें बेनिफिट है, और वो है कि हम केबल को कंजेस्टेड एरिया में आसानी से उपयोग कर सकते हैं। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र जो है वहाँ पर केबल है तो वो ज़्यादा प्रोटेक्ट होती है, ज़्यादा सुरक्षित उपयोगी होती है। या जैसे पावर प्लांट जैसा सिस्टम है तो यहाँ पर केबलों का उपयोग सबसे अधिक होता है, जबकि केबल में ट्रांसमिशन लाइन की अपेक्षा मेंटेनेंस टफ होती है, कॉस्ट अधिक पड़ती है उसकी, और केबल को हम हाई वोल्टेज के लिए उपयोग में भी नहीं लेते। सामान्यतः केबल 66 किलो वोल्ट तक ही काम में ली जाती है। इसलिए ट्रांसमिशन लाइन की अपेक्षा इसका एक ही लाभ है कि कंजेस्टेड एरिया में हम इसको ईजिली काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि जिन पोल पर ट्रांसफॉर्मर लगाए जाते हैं वे सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन अलग तरह से भी आ सकता है, यूँ भी आ सकता है कि जहाँ हमें ट्रांसफॉर्मर इंस्टॉल करने हो वहाँ पर किस तरह के पोल होने चाहिए। ट्रांसफॉर्मर लगाने के लिए हमें एच टाइप पोल की ज़रूरत होती है, यानी आकृति इस तरह से हो कि एच बने, दो पोल और उनके बीच में हम क्रॉस आर्म से भी इस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर हमें रखना होता है। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि पीटरसन कॉइल का उपयोग किस लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन अलग है दोस्तों। पीटरसन एक विशेष प्रकार की कॉइल होती है जो ट्रांसफॉर्मर में और लाइन के लिए लगती है।
करंट प्रोटेक्शन डिवाइस के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं और एसी ट्रांसमिशन लाइन में इसका उपयोग करेंगे। डीसी में इसका कोई उपयोग नहीं है और लाइन में इसका उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन करेंगे, एसी ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि धारा चॉपिंग सामान्यतः किसमें होती है। देखो, चॉपिंग का मतलब होता है एक तरह से आर्क थोड़े ज़्यादा समय तक स्टेबल रहना, या यूं कहें शीघ्रता से आर्क का समन न हो पाना, और ऐसा एसीबी में होता है, एयर सर्किट ब्रेकर में होता है। क्योंकि आर्क का समन यहाँ पर प्राकृतिक वायु द्वारा किया जाता है, इसलिए आर्क समन के कुछ समय बाद भी कॉन्टैक्ट में हीटअप जरूर रहता है। एसीबी होगा एयर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि भारतीय विद्युत नियम 77 के अनुसार 11 किलो वोल्ट तक बिना इंसुलेशन के तार में सबसे निचले चालक तार की भूतल से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, ये जो कुछ एक आंसर है ये फिक्स है और कई तरह के इनके नियम इन्होंने अप्लाई किए थे। आपको सभी नियम याद रखने होंगे। देखो, नियम नंबर 77 जो है वो सबसे निचले चालक तार की ग्राउंड से मिनिमम क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए इसके बारे में हमें बताता है। इसी तरह से नियम नंबर 79 भी होता है और वो हमें ये बताता है कि लो और मीडियम वोल्टेज की जो ओवरहेड लाइन है वो यदि किसी बिल्डिंग के ऊपर से जाती है तो उनकी डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए। इसी तरह से अलग अलग नियम है। आपको इनमें भी अलग अलग तरह की दूरियां मिलेगी, तो आपको ये कम तो याद ही रखनी होगी। और जब 11 किलो वोल्ट तक बिना इंसुलेशन के यदि जाती है तो उनमें लगभग आपको 15 फीट की दूरी रखनी होगी और 4.572 मीटर इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सर्किट ब्रेकर के लिए आर्क समन का माध्यम नहीं हो सकता। देखिए, सर्किट ब्रेकर में जल का उपयोग हम अग्निशमन के लिए, आर्क जो है उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए कभी काम में नहीं लेते। वहाँ पर प्राकृतिक वायु एसीबी हो गया, संपीड़ित वायु कंप्रेस्ड एयर एबीसीबी, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर हो गया। निर्वात यानी वैक्यूम का भी हम उपयोग करते हैं, वीसीबी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में। SF6 गैस का हम उपयोग करते हैं, ऑयल का हम उपयोग करते हैं, लेकिन जल का उपयोग कहीं भी नहीं किया जाता। अगला अपना क्वेश्चन है कि एक परिपथ वियोजक में सुरक्षा रिले का प्रकार क्या है। सर्किट ब्रेकर अपने आप कभी ऑन ऑफ नहीं होते। इसमें 3 कॉन्टैक्ट होते हैं पावर के, जो जैसे 3 फेज की हम बात करें तो RY भी तीनों फेज के लिए होते हैं। इनके 3 फिक्स और 3 मूविंग कॉन्टैक्ट होते हैं, लेकिन इन फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट में स्प्रिंग होती है और उस स्प्रिंग को किसी न किसी रिले के थ्रू कमांड मिलती है। सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवाने के लिए जिस कॉइल का उपयोग करते हैं उसको शंट ट्रिप कॉइल कहा जाता है और वो AC DC दोनों से प्रचालित हो सकती है। वो रिले सर्किट ब्रेकर को कमांड देती है और उस समय वो सर्किट ब्रेकर में जब प्रोटेक्शन रिले होती है तो वो अपने जो निर्धारित राशि तक मान पहुंच जाता है तो सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करना उसका कार्य रहता है। संपर्क को प्रचालित करना जब प्रचालित राशि एक निश्चित सीमा तक पूर्व निर्धारित मान तक पहुंच जाती हो, यानी जो एक्चुएटिंग क्वांटिटी जो थी, जैसे मान लीजिए DC सप्लाई थी 220 वोल्ट, कोई कॉन्टैक्ट अगर NC बनेगा तो उस ट्रिप कॉइल को सप्लाई मिलेगी और वो ट्रिप कॉइल एक प्लंजर को खींचती है जिससे सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक 3 फेज और 4 तार प्रणाली का उपयोग हम कहाँ करते हैं। 3 फेज और 4 वायर मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन में ही होगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन के 2 ऑप्शन अपने सामने है। तो 3 फेज 4 वायर अगर बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमेशा डेल्टा स्टार कनेक्टेड होता है, यानी एक वितरण ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी सदैव स्टार में होती है। तो ये जो गली मोहल्ले में सप्लाई हमें प्राप्त होती है ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। तो 3 फेज 4 वायर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जबकि प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ये हमेशा 3 फेज और 3 वायर ही होंगे। इनमें न्यूट्रल को हम कभी भी साथ में सेंड नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तड़ित चालक सामान्यतः होता क्या है।
देखो लाइटनिंग अरेस्टर नाम से ही पता लगता है, तो लाइटनिंग को ही अरेस्ट करेगा। जो तड़ित होती है, जो सर्ज होते हैं, यानी क्षणिक वोल्टता जो होती है उनको डाइवर्ट कर देना, सीधा सीधा लाइन से ग्राउंड में भेज देना बिना किसी इक्विपमेंट को क्षति पहुंचाए बिना, यही एक तड़ित चालक होता है, यही इनका मोस्टली फंक्शन होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि के मामले में समीपता प्रभाव अधिक होगा, प्रोक्सिमिटी इफेक्ट अधिक किस में होगा। देखो चालकों के बीच में यदि पर्याप्त दूरी हो, समीपता प्रभाव ये होता है कि एक चालक का दूसरे चालक की धारा पर पड़ने वाला प्रभाव। यदि चालकों के बीच में पर्याप्त दूरी होगी, दोनों चालक दूर दूर होंगे तो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। केबल में हम सब जानते हैं कि 3 कोर होती है RYB, और तीनों कोर एक ही इंसुलेशन में बंधी हुई रहती है, या यूँ कहें कि एक ही इंसुलेशन के अंदर थी, तो उनमें इतना गैप नहीं होता जितना लाइन में होता है। इसलिए ओवरहेड लाइन की अपेक्षा केबल में प्रोक्सिमिटी प्रभाव अधिक पाया जाता है। ए ऑप्शन रहेगा। पावर केबल या अंडरग्राउंड केबल भी बोल सकते हैं अपन। केबल के मामले में लाइन की तुलना में केबल में प्रोक्सिमिटी अधिक होगा, क्योंकि उसमें RYB ज़्यादा पास होते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक लाइन इंसुलेटर के पंचर वोल्टेज और फ्लैश ओवर वोल्टेज का अनुपात कितना होना चाहिए। देखो पंचर वोल्टेज जो होती है ना, ये फ्लैश ओवर वोल्टेज से बहुत अधिक होती है। फ्लैश ओवर तो होती है जिस पर इंसुलेटर ने, जैसे मान लीजिए कि स्पार्क हुआ हो किसी वजह से। पंचर का मतलब होता है इंसुलेशन का पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो जाना। इंसुलेटर में पंचर वोल्टेज जो होती है वो उसकी जिस लाइन में वो उपयोग किया जाता है लगभग 12 गुना तक रेटिंग होती है, जबकि फ्लैश ओवर वोल्टेज जिस लाइन वोल्टेज पर वो लगता है उसकी लगभग 6 गुना ही होती है। इसलिए पंचर वोल्टेज और फ्लैश ओवर वोल्टेज का रेशो हमेशा इकाई से अधिक आएगा। वैसे तो लगभग 2 के पास हो गया। पंचर वोल्टेज निर्धारित मान की लगभग 12 गुना, फ्लैश ओवर निर्धारित मान की लगभग 6 गुना पाई जाती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 3 फेज पावर सिस्टम में जो रेटेड वोल्टेज होती है वो सामान्यतः किस प्रकार दी जाती है। सवाल ये पूछा गया है कि हम ये बोल रहे हैं कि ये 11 किलो वोल्ट की लाइन है, तो इसका मतलब क्या है। एक तो ये ध्यान रखें, लाइन में दिया गया मान हमेशा RMS ही होगा। अब RMS के 2 ऑप्शन हैं। तो दूसरा ये है कि जब हम 11,000 वोल्टेज की बात करते हैं तो ये 11 किलो वोल्ट लाइन टू लाइन वोल्टेज है, मतलब 2 फेजों के बीच की वोल्टेज की हम बात कर रहे हैं। R और Y के बीच में, Y और V के बीच में, B और R के बीच में जब मेजरमेंट होगा तो 11,000 वोल्ट होगी। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। मान सदैव RMS होगा और लाइन टू लाइन वैल्यू होती है। अगला अपना क्वेश्चन है कि कोरोना उत्पन्न होने की संभावना अधिक कब होती है। तो मौसम के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, हम पहले भी बात कर चुके थे। कोरोना उमस भरे मौसम में यानी ह्यूमिड वेदर जब होगा तो सबसे अधिक चांसेज होंगे कोरोना उत्पन्न होने के। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपथ विच्छेदक का प्रकार नहीं है, सर्किट ब्रेकर का प्रकार नहीं है। एयर ब्लास्ट, ऑयल सर्किट और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ये तो होते हैं, जबकि सैंड ब्लास्ट नाम से कोई सर्किट ब्रेकर नहीं होता है। ये ऑप्शन रहेगा, ये कोई ब्रेकर नहीं है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि जब चालकों को बंडल के रूप में हम उपयोग करते हैं तो इसके उपयोग से कोरोना के गठन की क्रांतिक वोल्टेज के मान में क्या प्रभाव होगा। देखो चालकों की बंडलिंग इसलिए की जाती है कि रिएक्टेंस भी कम हो जाता है और हैंडलिंग भी इजी रहती है। कई सारे फैक्टर्स होते हैं। जब हम बंडल्स के रूप में उपयोग करेंगे तो जो कोरोना वोल्टेज थी, कोरोना की क्रिटिकल वोल्टेज की अगर हम बात करें तो उसके मान में वृद्धि हो जाएगी। कोरोना क्या सवाल क्या पूछ रहा है कि क्रिटिकल वोल्टेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोरोना विल बी, वह वोल्टेज जिससे कोरोना उत्पन्न होना था सामान्यतः 30 किलो वोल्ट पर हो जाता है, लेकिन अगर इस तरह से होगा तो कुछ कम होगा। बंडल्स यानी चालक एक गठरी के रूप में होंगे, अधिक चालक एक साथ, क्योंकि ज़्यादा चालक अगर होंगे एक साथ तो उनमें प्रतिबल सहन करने की सामर्थ्य में वृद्धि होगी। और कोरोना क्या है, चालक के चारों ओर की एयर का ब्रेकडाउन हो जाना, तो उनकी स्ट्रेंथ में वृद्धि होगी, इसलिए वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। फिर वो 30 किलो वोल्ट पर नहीं
40 किलोवोल्ट 50 किलोवोल्ट पर जाकर होगा तो मान में वृद्धि होगी। ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, शक्ति सिस्टम में सर्ज वोल्टेज उत्पन्न होने का कारण क्या है। एक पावर सिस्टम में वोल्टेज के मान में अचानक वृद्धि क्यों हो सकती है। इसके 3 कारण हैं। तड़ित लाइटनिंग के कारण भी हो सकता है, जो आकाशीय बिजली गिरेगी तो। स्विचिंग ऑपरेशन यानी जब हम ऑन ऑफ करेंगे किसी सिस्टम को, मेक ब्रेक करेंगे तो ज़रूर उस दौरान जर्क आता ही आता है। और उसके बाद में फॉल्ट, यदि लाइन में कोई भी फॉल्ट आता है तो स्विचिंग सर्ज होता ही होता है। तो हम डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। ऑल ऑफ द अबव, तीनों कारण है, लाइटनिंग, स्विचिंग ऑपरेशन एंड फॉल्ट। अगला क्वेश्चन है कि पूरे केबल को सभी वायुमंडलीय स्थिति से बचाने के लिए आर्मरिंग पर बेडिंग के समान एक परत चढ़ाई जाती है। ये कौन सी परत है। सबसे ऊपरी परत की बात कर रहा है और सबसे ऊपर जो परत होती है उसको सर्विंग बोलते हैं। सबसे अंदर का केबल का भाग कोर होता है, उसके ऊपर इंसुलेशन होता है। इंसुलेशन मोस्टली पेपर का है। उसके बाद में कवचिंग होता है, वो सामान्यतः शीशे की होती है, कोर को नमी से बचाने के लिए होती है। उसके बाद में बेडिंग आती है, फिर आर्मर्ड आता है। बेडिंग इसीलिए लगी थी कि आर्मर्ड जो है वो उस कवचिंग को प्रोटेक्ट करे, और आर्मरिंग के ऊपर हम सर्विंग लगाते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, खुले परिपथ या हल्के भार वाली लाइन में रिसीविंग एंड पर वोल्टेज का बढ़ जाना, इस घटना को क्या कहते हैं हम। फेरेंटी प्रभाव यही होता है। फेरेंटी प्रभाव एक तो ये ध्यान रखें लाइन की धारिता के कारण ही उत्पन्न होता है, और कैपेसिटिव करंट जो लाइन में चार्जिंग धारा चलती है वो हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री लीड होती है, और वो वोल्टेज में एडिटिव प्रकृति की, पोलरिटी की होती है, जुड़ने वाले स्वभाव की होती है। इसलिए लाइन वोल्टेज बढ़ जाती है, लेकिन कंडीशन है केवल तभी होगा जब रिसीविंग एंड पर या तो हल्का भार हो या फिर भार हो ही नहीं, नो लोड हो। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक लाइन में कोरोना को कैसे पहचाना जा सकता है। लाइन में कोरोना जब होगा तो हिसिंग साउंड भी होगा, उसके चारों ओर धुंधले रंग का आपको एक प्रकाश या चमकदार फ्लो भी हमें दिखाई दे जाएगा, और जब ओजोन जो उत्पन्न हुई थी उससे हमें दुर्गंध भी आती है। तो डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, स्किन इफेक्ट किस में पाया जाता है। त्वचा प्रभाव या सतह प्रभाव। सतह प्रभाव एसी में पाया जाता है। एसी के ट्रांसमिशन में भी होगा, एसी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी होगा। तो सी ऑप्शन करेंगे। केवल प्रत्यावर्ती अगर है तो उसमें होगा, चाहे वो संचरण हो चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्किट ब्रेकर की विदारण क्षमता किस में होती है। रप्चरिंग कैपेसिटी। रप्चरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि वह मैक्सिमम पावर जो एक सर्किट ब्रेकर फॉल्ट कंडीशन में सहन कर गया था, और पावर जो है वो हम सब जानते हैं कि 3 इकाई है उसकी, या तो आभासी शक्ति या वास्तविक या प्रतिघाती। तो इसको हम अपरेंट पावर में ही लेते हैं, और इसकी रेटिंग MVA में होती है। सर्किट ब्रेकर की रप्चरिंग कैपेसिटी MVA में होगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि रेजिडेंशियल एरिया में जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं। 3 फेज 4 वायर होते हैं, तीनों फेज होते हैं, एक न्यूट्रल भी उसमें होता है। कुछ घरों को एक फेज और एक न्यूट्रल, तो दूसरे घरों को दूसरा फेज, जैसे RYB है तो R पर 10 घर, Y पर 10 घर, B पर, ऐसे अलग अलग सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। हमेशा 3 फेज 4 वायर होगा। अगला अपना क्वेश्चन है, 66 kV से अधिक वोल्टेज पर प्रयुक्त केबल का प्रकार कौन सा है। तो इसमें ऑयल और गैस प्रेशर केबल का उपयोग करते हैं। ऑयल फील्ड एवं गैस प्रेशर, तेल भरा हुआ गैस दाब वाली केबल का उपयोग करेंगे। ए ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन आज के इस पेपर के। क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया है तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।